हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के हिस्ट्री के चैप्टर 2 भारत में राष्ट्रवाद के उदय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमने पिछली वीडियो में क्या देखा कि महात्मा गांधी जी है वो अपने यहाँ पर अंग्रेजों का जो शासन था उसे हटाने के लिए क्या करते हैं, सत्याग्रह चलाते हैं। तो सत्याग्रह चलाते हैं, तो वो सत्याग्रह चल रहा होता है, उसी समय हमारे सामने रोलैक्ट एक्ट आ जाता है। इसके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने क्या देखा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो शुरू हो जाता है। उस जलियांवाला हत्याकांड है वो शुरू होने के बाद आता है खिलाफत आंदोलन, जिसमें क्या होता है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो तुर्की की हार होती है वहां पर उनके जो खलीफा आध्यात्मिक नेता है उनकी जो सारी शक्ति है उसको क्या कर लिया जाता है, हड़प लिया जाता है। तो वहां के मुस्लिम क्या चाहते हैं कि उनको खलीफा है, उनको सारी शक्तियां वापस मिले। तो इसके लिए वे क्या करते हैं, 1919 में बम्बई में एक खिलाफत कमेटी का गठन करते हैं, ये हमने पढ़ा। और इसके मुख्य नेता कौन कौन से थे, इसके होते हैं मुख्य नेता मोहम्मद अली और शौकत अली। दो बंधु होते हैं, दो भाई होते हैं। और ये क्या चाहते हैं कि महात्मा गांधी इनके साथ मिले, शामिल हो और खिलाफत आंदोलन को आगे तक लेकर जाए। तो महात्मा गांधी भी यही चाहते हैं कि वे इसमें शामिल हो, क्योंकि वे उन्हें पता है कि ये एक ऐसा अवसर है जिसमें हम हिंदू और मुसलमानों को एक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से महात्मा गांधी और अन्य मुख्य नेता इसमें शामिल होते हैं और खिलाफत आंदोलन का समर्थन करते हैं और स्वराज के लिए असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं। यानी स्वराज का मतलब अपने यहाँ पर अपने देश का शासन हो, इसके लिए क्या करते हैं, खिलाफत आंदोलन का समर्थन करते हैं। उसके बाद महात्मा गांधी लेकर आते हैं असहयोग आंदोलन। तो इसके बारे में आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद पढ़ेंगे कि आज़ादी के लिए अलग अलग कौन कौन सी धारणाएं हैं, लोग किस प्रकार से है वो आज़ादी को व्यक्त करते हैं, यानी उनके लिए आज़ादी क्या है, तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो असहयोग ही क्यों, यानी महात्मा गांधी जी है वो असहयोग आंदोलन ही क्यों लेकर आते हैं, यानी कोई और भी आंदोलन चला सकते थे। तो वे क्या चाहते हैं कि हम है वो अंग्रेज है वो यहाँ पर शासन कर रहे हैं, तो उनको उनका क्या न करें, उनको कोऑपरेट न करें। यानी असहयोग का मतलब होता है नॉन कोऑपरेट मूवमेंट। तो हम उनको कोऑपरेट न करें, यानी किसी भी कार्य में हम उनका सहयोग न करें, तो अंग्रेज क्या करेंगे, यहाँ से भाग जाएंगे। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर आंदोलन लेकर आते हैं। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल रहा है। और अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। यानी महात्मा गांधी जी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक है हिंद स्वराज, उसमें क्या लिखते हैं कि ब्रिटिश जो शासन कर रहे हैं अपने देश में वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय है उनका सहयोग कर रहे हैं, भारत के लोग उनका सहयोग कर रहे हैं, इसके कारण वे यहाँ पर शासन कर पा रहे हैं। तो भारत के जो लोग हैं यहाँ उनका अगर सहयोग नहीं करते हैं तो ब्रिटिश शासन ढह जाएगा, तहस नहस हो जाएगा और स्वराज यानी अपने देश का शासन होगा, यानी वे यहाँ से चले जाएंगे। तो वे क्या करते हैं कि हम उनके किसी भी कार्य में उनका सहयोग न करें। असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बन सकता है, यानी हम उनका सहयोग ही न करें तो ये आंदोलन का रूप कैसे ले सकता है। तो गांधी जी का सुझाव था कि ये आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। यानी वे चाहते हैं कि ये जो आंदोलन है असहयोग आंदोलन चरणबद्ध यानी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाना चाहते हैं हम। सबसे पहले तो लोगों को सरकार के द्वारा दी गई जो पद दिए गए हैं उनको लौटा देनी चाहिए। यानी जैसे कोई सरकारी व्यक्ति अधिकारी उनको जो पद दिया गया है उनको हटा दिया जाए, वकील है उनको जो पद दिया गया है वो हटा दें। तो इस प्रकार से उन्हें जो पदवियां दी गई, उपाधियां दी गई है वो क्या कर दें, हटा दें। पहला स्टेप ये। और सरकारी नौकरियां और सेना, पुलिस, अदालत, विधायी परिषद, स्कूल, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। यानी दूसरे विदेशों से जो आई वस्तुएं हैं या जो अंग्रेज लेकर आए हैं उनका हम क्या करें, बहिष्कार करें। बहिष्कार का मतलब होता है किसी के साथ संपर्क रखने या जुड़ने का कार्य करना, यानी कोई भी चीज़ है उसको खरीदने का इनकार कर देना, यानी कि हम अपनी स्वयं की वस्तुओं का यूज़ करेंगे। अगर सरकार है वो दमन का रास्ता अपनाती है तो इसे व्यापक से विनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू किया जाए। और वे क्या कहते हैं कि अगर इस प्रकार से हम उनका असहयोग करेंगे तो सरकार क्या करेगी, दमन का तरीका अपनाएगी, यानी क्या करेगी, हिंसा करेगी। तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के एक व्यापक रूप को लेकर आएंगे, यानी हम सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे। और 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन के लिए जुटाते हुए देश भर में यात्रा करते रहे।
इसके लिए वे क्या करते हैं, जगह जगह पर क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं, और जिससे कि यह ऐसे आंदोलन बहुत बड़ा रूप ले ले, यानी दिल्ली, अमृतसर, उसके बाद है वो आगे गुजरात तक ये चलता रही। कांग्रेस में बहुत सारे लोग इन प्रस्तावों पर सशंकित थे और वे नवंबर 1920 में विधायी परिषद के लिए होने वाले चुनाव का बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे। यानी उस समय चुनाव की जो स्थिति चल रही थी, यानी जगह जगह पर कुछ चुनाव हो रहे थे, तो उसमें एक ही पार्टी थी जो वर्तमान में है, कौन सी, कांग्रेस पार्टी। तो वहाँ पर जो कुछ नेता होते हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू होते हैं, सुभाष चंद्र, ये क्या थे, ये है वो महात्मा गांधी जी के विचारों के समर्थक नहीं होते हैं, यानी उनके जो विचार है उनका समर्थन नहीं करते, तो वे क्या करते हैं, इनके विचारों को बहिष्कार करते हैं। ये जो कांग्रेस के जो बहुत सारे नेता होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर कुछ नेता थे जो क्या चाहते थे कि हम है वो क्या करें कि चुनाव में भाग लें। क्यों लेना चाहते थे भाग, क्योंकि वे सोचते हैं कि जो अंग्रेज क्या किस प्रकार से क्रिया कर रहे हैं, किस प्रकार से काम कर रहे हैं, वो हम अगर उनके साथ शामिल होंगे तभी हम देख पाएंगे क्या कर रहे हैं। तो इसके लिए वो चुनाव में शामिल होना चाहते हैं और महात्मा गांधी जी के जो विचार हैं उनके समर्थन नहीं करते हैं। और उन्हें भय था कि आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं, और सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खींचतान चलती रहती है। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि आंदोलन के समर्थकों और विरोधियों के बीच सहमति नहीं बन पाएगी। आखिरकार क्या होता है, दिसंबर 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन होता है, यानी जो कांग्रेस है उसका 1920 में नागपुर में अधिवेशन होता है। उसमें एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम, उस पर स्वीकृति की मोहर लगा दी जाती है, यानी असहयोग आंदोलन हम स्टार्ट करेंगे, इसके लिए मोहर लग जाती है। तो आंदोलन किस तरह से आगे बढ़ता है और किन लोगों ने हिस्सा लिया और विभिन्न सामाजिक समूहों ने असहयोग के विचार को किस तरह से समझा, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें अचानक देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, विदेशी कपड़ों का यहाँ पर बहिष्कार दिखाया गया है, देखो यहाँ पे। और कुछ नेता होते हैं वो इसमें शामिल होना चाहते हैं, यानी अलग अलग विचार के लोग आगे आते हैं। उसके बाद आता है असहयोग आंदोलन के बाद। आंदोलन के भीतर देखें तो कौन कौन सी धाराएं आती है, कौन कौन सी धारा का मतलब है, गांव में तो कुछ और चल रहा था, शहरों में कुछ और चल रहा था, यानी सबके लिए आज़ादी का मतलब क्या था, अलग अलग था। आज़ादी का मतलब यहाँ पर था आपके लिए, जैसे आपके लिए देखें तो आप क्या सोचते हैं आज़ादी का मतलब, जैसे किसान है, किसान क्या सोचते हैं कि उगाई की जो खेती है उसका तीसरा भाग उन्हें देना पड़ रहा है, तो वो क्या चाहते हैं, स्वतंत्र रूप से अपनी खेती करना चाहते हैं। उसके बाद मजदूरों की बात करें तो वो अपने मन से काम कर सकें, यानी उन्हें किसी प्रकार की रोक टोक नहीं हो, तो इस प्रकार से मजदूर अपनी आज़ादी चाहते हैं। उसके बाद महिला की बात करें तो महिला है वो किसी भी बंदिश में नहीं रहना चाहिए, यानी बंदिश न लगाई जाए उस पर। और बागान, यानी बागान में जो काम करने वाले होते हैं, जैसे चाय वगैरह के जो बागान होते हैं उसमें काम करने वाले हैं, उससे उनसे बिना पैसे के काम करवाया जाता था। उन पर क्या थे, उनको बंधुआ मजदूरी के जैसे काम करवाया जाता था। तो वो क्या चाहते थे, आज़ादी चाहते थे। तो उस समय है वो आंदोलन के समय सभी आज़ादी चाहते थे, लेकिन सबके लिए आज़ादी यानी फ्रीडम का मतलब सबके लिए क्या था, अलग था। तो असहयोग आंदोलन है वो जनवरी 1921 में शुरू हो जाता है और इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, लेकिन हर एक अपनी अपनी आकांक्षाएं थी, यानी सबके लिए आज़ादी का मतलब अलग था। सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार तो किया, लेकिन उनके लिए इसका अर्थ क्या था, अलग अलग था। सबसे पहले देखें तो शहरों में आंदोलन, यानी शहरों में आंदोलन होता है तो किस रूप में होता है, तो आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्यम वर्गीय की हिस्सेदारी से होती है और जिसमें क्या होता है, हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। यानी महात्मा गांधी जी ने क्या कहा कि जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं स्कूल में वो है वो स्कूल जाना छोड़ दें और जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो वहाँ पे जाना छोड़ दिया। हेडमास्टर और शिक्षकों ने इस्तीफे सौंप दिए, इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया। और मद्रास के अलावा ज़्यादातर प्रांत हैं वहाँ पर परिषद चुनाव का बहिष्कार किया गया। और मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी है उसका मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें अधिकार मिल सकते थे जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते हैं, इसलिए पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार नहीं किया। आर्थिक मोर्चे पर देखें तो असहयोग का असर भी ज़्यादा नाटकीय रहा। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, जो यहाँ पर सामान आते हैं दूसरे देशों से तो उनका बहिष्कार किया गया। शराब की दुकान है उनकी पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग का मतलब होता है कि जो प्रदर्शन यहाँ पे लिखा है, जैसे देखो पिकेटिंग का मतलब होता है प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं, यानी भीड़ है वो आगे इकट्ठा हो जाती है, यानी उन्हें दुकानें खोलने के लिए क्या कर देती है, बंद करने के लिए बाध्य कर देती है। और विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगती है और 1921 से 22 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया था, यानी
आधा, मतलब जितना वहाँ पर हम खरीद रहे थे उससे आधा हो जाता है। उनकी कीमत 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ हो जाती है। और बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करने और विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। यानी पूरी तरह से हम उनका असहयोग कर रहे थे। किनका? अंग्रेजों का। जब बहिष्कार आंदोलन फैलता है और लोग आयातित कपड़ों को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगते हैं, यानी कि जैसे चरखा है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा लेकर आए थे, महात्मा गांधी जी ने चरखा का यूज किया था, तो भारतीय कपड़ा मिले और हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ने लगता है। यानी भारत में अपने स्वदेशी वस्तुओं का यूज करने लगते हैं। कुछ समय बाद शहरों में आंदोलन धीमा पड़ने लगता है और इसके कई कारण होते हैं। ये जो आंदोलन है वो धीमा पड़ने लगता है कहाँ पर? शहरों में। खादी का कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले प्राय महंगा होता था। यानी यहाँ पर जो खादी कपड़ा, यानी महात्मा गांधी जी ने जो स्वदेशी कपड़े हैं उनका जो यहाँ पर यूज करने के लिए कहा था, उनका क्या था? उनके ज़्यादा पैसे थे, महंगा थे, जो बाहर से हम लेकर आ रहे थे उससे, और गरीब उसे खरीद नहीं सकते थे। वे मिलों के कपड़े का लंबे समय तक बहिष्कार नहीं कर सकते थे। ब्रिटिश संस्थान है उनके बहिष्कार से भी समस्या पैदा हो गई थी और आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना जरूरी थी ताकि ब्रिटिश संस्थानों के स्थान पर उनका प्रयोग किया जा सके। यानी कि वो चाहते थे कि हम असहयोग आंदोलन का समर्थन करें, लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं जो यहाँ पर जो खादी कपड़े बनाए जा रहे हैं उनका वो क्या नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे, वो ज़्यादा महंगे थे। उसके बाद ग्रामीण इलाकों में देखें तो ग्रामीण इलाकों में शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में ही फैल गया था। यानी सबसे ज़्यादा कहाँ पर फैला था? ग्रामीण इलाकों में। और युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में चले किसानों और आदिवासियों के संघर्ष भी इस आंदोलन में समा जाते हैं। उसके बाद देखते हैं अवध में। तो अवध है, वहाँ पर एक सन्यासी बाबा रामचंद्र होते हैं, वो किसानों का समर्थन करते हैं। अवध कहाँ पर है? यूपी में। और वहाँ पर किसानों का समर्थन कौन कर रहे थे? रामचंद्र कर रहे थे। और वो क्यों कर रहे थे? क्योंकि जमींदारों के खिलाफ कर रहे थे, और जमींदार है वो किसानों से कर लेते थे और स्वयं कुछ आधा भाग रखते थे और आधा भाग अंग्रेजों को देते थे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों से उन्होंने हाथ मिला रखा था। तो इसलिए जो रामचंद्र है उनके नेतृत्व में अवध के लोग क्या कर रहे थे? आंदोलन कर रहे थे। तो बाबा रामचंद्र इससे पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे और उनका आंदोलन तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था, जो किसानों से भारी भरकम लगान लेते थे, तरह तरह के कर वसूल रहे थे। किसानों को बेगार करनी पड़ती थी, पट्टेदार के तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे, यानी कि उनको जो खेत कृषि दी जाती थी, खेत वो है उनकी निश्चित नहीं थी, और उन्हें बार बार पट्टे की ज़मीन से हटा दिया जाता था ताकि ज़मीन पर उनका कोई आधिपत्य न हो सके। किसानों की क्या मांग थी कि लगान कम की जाए, बेगार है वो ख़त्म हो जाए, यानी उनकी ज़मीन उन्हें दे दी जाए, और दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी है वो बंद का फैसला लेते हैं। और जून 1920 में जवाहरलाल जो नेहरू है उन्होंने अवध के गांव का दौरा किया और गांव वालों की से बातचीत की और उनकी व्यथा समझने, यानी उनको दुख को समझने का प्रयास करते हैं। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र और कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा है उसका गठन किया जाता है, और महीने भर में इस पूरे इलाके के गाँव में संगठन की 300 से ज़्यादा शाखाएं बन चुकी थी। यानी ये बहुत ज़्यादा है वो फैल जाता है। कौन सा संगठन? ये अवध का यहाँ पर जो आंदोलन होता है। अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू होता है तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष का इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया। कांग्रेस ने क्या किया? अवध के किसान संघर्ष है उसको असहयोग आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों ने आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित कर चुके थे जिनसे कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था। 1921 में जब आंदोलन है वो फैला तो तालुकदारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे, यानी हिंसा हो जाती है। कहाँ पर? व्यापारी के मकान है वहाँ पर। कब? 1921 में। और बाजारों में लूटपाट होने लगती है, अनाजों के गोदामों पर कब्जा कर लिया जाता है, और बहुत सारे स्थानों पर जो नेता किसानों को वो जो स्थानीय नेता थे वो किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया कि अब कोई लगान नहीं गिरेगा और जमीन गरीबों में बांट दी जाएगी, और महात्मा का नाम लेकर लोग उन्हें सारी कार्रवाई आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे। यानी कुछ ऐसे लोग थे जो क्या कर रहे थे? असहयोग आंदोलन है इसको हिंसा के रूप में परिवर्तित कर रहे थे, लेकिन महात्मा गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे।
आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार का कुछ और ही मतलब निकाल लिया, यानी आदिवासी लोग थे उनका और ही मतलब निकाल रहे थे। और उदाहरण के लिए जैसे आंध्र प्रदेश है, उसमें गुड्डेम पहाड़ियों में 1920 के दशक की शुरुआत में एक गुरिल्ला आंदोलन फैल जाता है और कांग्रेस इस तरह के संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी, यानी इस प्रकार से हिंसा उत्पन्न हो जाती है। और अन्य जो वन क्षेत्र है उनकी तरह यहाँ भी अंग्रेजी सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों के दाखिले होने पर पाबंदी लगा दी। वहाँ पर जो जगह है वहाँ पर अंग्रेजी सरकार ने क्या कर दिया, लोग हैं वो जंगलों में नहीं जा सकते और तो उनके लिए क्या कर दी, पाबंदियाँ लगा दी। लोग इन जंगलों में न तो मवेशियों को चरा सकते हैं और न ही जलावन के लकड़ी और फल बीन सकते हैं, यानी उनकी जो आर्थिक स्थिति है उनको ध्यान में रखते हुए देखें तो वो सब कुछ उनके लिए पाबंद कर दिया जाता है, किनके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। और इससे पहाड़ों में लोग परेशान और गुस्सा होते हैं, न केवल उन्हें रोजी रोटी पर असर पड़ता है बल्कि उन्हें लगता था कि वे उनके परंपरागत अधिकार भी छीने जा रहे हैं, जो वर्तमान में हमें जो अधिकार हैं वो भी हमसे छीन ले गए हैं। जब सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेकार करने पर मजबूर किया तो लोगों ने बगावत कर दी, यानी हिंसा करने लगे लोग। और उनका नेतृत्व करने वाले अलूरी सीताराम राजू, ये इनका नेतृत्व कर रहे थे, जो पहाड़ी क्षेत्र में लोग थे उनका। और वो क्या करते हैं, सीताराम राजू एक दिलचस्प व्यक्ति थे। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियां हैं, वह सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते थे, लोगों है उनको स्वस्थ कर सकते थे और गोलियां भी उन्हें नहीं मार सकती थी। इस प्रकार से खुद को वो समझते थे। और राजू के व्यक्तित्व में चमत्कृत विद्रोहियों को विश्वास था कि वह ईश्वर का अवतार है, यानी इनके जो राजू के व्यक्तित्व से में जो लोग थे उनको विद्रोहियों को क्या विश्वास था कि वह ईश्वर के अवतार हैं। और राजू महात्मा गांधी के महानता के गुण गाते थे, यानी महात्मा गांधी जी को मानते थे। और उनका कहना क्या था कि वह असहयोग आंदोलन है उससे प्रेरित है और उन्होंने लोगों को खादी पहनने और शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया है। साथ ही उन्होंने यह दावा किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए आज़ाद हो सकता है, यानी वे कहते थे कि महात्मा गांधी जी के समर्थक है, लेकिन वे चाहते थे कि हम आज़ाद किस प्रकार से हों, कि बल के प्रयोग के द्वारा। लेकिन महात्मा गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे। गुडेम विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किए और ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की और स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाए। और 1924 में राजू को फांसी दे दी गई। राजू अपने लोगों के बीच लोकनायक बन जाते हैं। यानी ये जो आंदोलन होता है, इसमें ये जो कौन सा आंदोलन होता है, गुरिल्ला युद्ध होता है, इसमें क्या चाहते हैं, बल के द्वारा अपने जो आज़ादी है वो पाना चाहते हैं। और किसके समर्थन में, ये जो राजू है इनके समर्थन में है, ठीक है। तो ये जो लोग हैं वो उनको क्या करते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर बल का प्रयोग करते हैं, हिंसा करने लगते हैं। तो वहाँ पर अंग्रेज क्या करते हैं, ये राजू इसको फांसी दे देते हैं 1924 में। बहुत से ऐसे नेता हैं जिनको क्या कर दिया जाता है, फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। और जो राजू है वो इन लोगों के लिए क्या बन जाते हैं, एक लोकनायक बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है बागानों में स्वराज। तो बागानों में स्वराज का राज किस प्रकार से होता है, तो महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की धारणाओं के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी। असम के बागानी मजदूरों के लिए आज़ादी का मतलब यह था कि वे उन्हें चार दीवारों से जब चाहें आ सकते हैं जिनमें उनको बंद करके रखा गया है। यानी कि यहाँ पर देखें तो बागान में जो मजदूर काम कर रहे हैं वो क्या चाहते हैं कि वे चाहते हैं कि हम जब चाहें यहाँ से बाहर जा सकते हैं, जब चाहें बाहर आ सकते हैं। तो इस प्रकार से वे आज़ादी चाहते थे। तो उनके लिए आज़ादी का मतलब था वे अपने गाँव में संपर्क रख पाएँ। और 1859 में के इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाजत बागान से बाहर जाने की छूट नहीं थी। ये एक एक्ट आता है जो अंग्रेज लेकर आते हैं। और 1859 में वे क्या चाहते हैं, इस एक्ट के तहत कि बागानों में जो काम करें मजदूर वो उनकी बिना इजाजत के हैं वो बाहर नहीं जा सकते। और यह इजाजत उन्हें विरले ही कभी मिलती थी और यह भी इजाजत उन्हें कभी कभी नहीं मिलती थी। और जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगते हैं, यानी उनके विरोध में हो जाते हैं और उन्होंने बागान छोड़ दिया और अपने घर को चले जाते हैं। यानी ये क्या चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं। उनको लगता था कि अब गांधी राज आ रहा है, यानी गांधी जी का शासन चलेगा, इसलिए अब तो हर एक को गांव में ज़मीन मिल जाएगी। लेकिन वे अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वे रास्ते में ही फंस जाते हैं, यानी हड़ताल चल रही होती है तो रास्ते में फंस जाते हैं। और पुलिस ने उन्हें क्या कर लिया, पकड़ लिया और उनकी बुरी तरह पिटाई करते हैं। तो इस स्थानीय आंदोलन की अपेक्षा और दृष्टियों को कांग्रेस के कार्यक्रम में परिभाषित नहीं किया गया था। उन्होंने तो स्वराज शब्द को अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाल लिया था। जहाँ के लोग थे उनके लिए यह एक ऐसे युग का द्योतक था जब सारे कष्ट सारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी, फिर भी
देखें तो जब आदिवासियों ने गांधी जी के नाम का नारा लगाया और स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी, तो एक अखिल भारतीय आंदोलन से भी भावनात्मक स्तर पर जुड़ गए थे। जब महात्मा गांधी का नाम लेकर काम करते थे या अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन से जोड़कर देखते थे, यानी महात्मा गांधी जी जो असहयोग आंदोलन चला रहे हैं उसके साथ जोड़कर वो आंदोलन चला रहे थे लोग, तो वास्तव में एक ऐसे आंदोलन का अंग बन जाते थे जो उनके इलाके तक सीमित नहीं था, यानी बहुत बड़े इलाके में वे फैला हुआ था। उसके बाद बात करें तो उसके बाद आता है चोरा चोरी कांड, यानी चोरा चोरी गोरखपुर में क्या है, एक गोरखपुर में एक जगह है चोरा चोरी, यहाँ पे चोरी नहीं होती है, ये चोरी चोरा एक जगह है, कहाँ पर, गोरखपुर में। और 5 फरवरी 1922 को ये कांड होता है। तो गोरखपुर में यहाँ पे क्या होता है, जो लोग हैं वो शांतिपूर्ण आंदोलन चला रहे थे। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर जो इसमें क्या होता है कि जो आंदोलन कर रहे थे लोग वो गोरखपुर स्थित चोरा चोरी जगह से बाजार की ओर जा रहे थे, शांतिपूर्ण जुलूस निकाल रहे थे। तो उस समय पुलिस के साथ कुछ हिंसा हो जाती है, यानी पुलिस और जो वो लोग हैं आंदोलन कर रहे हैं उनके बीच किस प्रकार की हिंसा हो जाती है, आपस में वो क्या करते हैं, लड़ने लगते हैं। तो बहुत सारे लोगों की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है, कुछ बहुत सारे पुलिसकर्मी भी है मर जाते हैं। तो इस घटना को सुनते हैं महात्मा गांधी जी, और वो क्या चाहते थे, हमेशा से ही हिंसा नहीं चाहते थे, लड़ाई मारकाट के द्वारा स्वतंत्रता नहीं चाहते थे। तो उन्हें इस बात का जब पता चलता है कि हमारे इतने लोग हैं वो मारे जा चुके हैं, तो इस प्रकार से यानी यहाँ पे तो सबसे ज्यादा पुलिसकर्मी मारे गए हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमारे देश के भी लोग मारे जाए। तो वो क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन को रोकने का आह्वान देते हैं, यानी हम इस असहयोग आंदोलन को और आगे नहीं बढ़ा सकते, तो इसलिए क्या करते हैं, वो इस आंदोलन को